एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनटीए अभ्यास जो आपका ऐप है उसमें से जो फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम ढेर सारे सवाल जो हैं डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे सवाल डिस्कस कर चुके हैं एनटीए के। यदि आप अभी तक चेकआउट नहीं कर पाए उनको तो हमारे चैनल पर nkcsir_IITD पर आप जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन पर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा एनटीए अभ्यास नाम की प्लेलिस्ट मिलने वाली है, एनटीए अभ्यास। ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जेईई मेन के लिए। ठीक है, तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए उन सारे सवालों की। और अब हम दोबारा से अपना फेज 2 जो है इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। From a solid sphere of mass capital M and radius R, a spherical portion of radius R/2 is removed. तो एक सॉलिड स्फीयर में से कैविटी को रिमूव कर दिया जाता है और उस कैविटी का जो रेडियस है वो R/2 के बराबर है। इस पोजीशन पे कैविटी बनाई गई है। टेकिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 एट R इज इक्वल टू इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 हमें मानने को कहा गया है। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द कैविटी दस फॉर्म्ड इज इक्वल टू। तो इस कैविटी के सेंटर पर हमें बताना है कि कितना पोटेंशियल होने वाला है, कितना पोटेंशियल होगा इस कैविटी के सेंटर पर। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम पता है कि जब भी कैविटी वाले क्वेश्चन आते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से इनको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए कुछ इस तरीके से। जो सेंटर है इस स्फीयर का और इसका जो पेरिफेरी है ये ओरिजिन हमने मान लिया है और इसका जो सेंटर है कैविटी का वो R/2, 0 पर आने वाला है। ये 0, 0 पर है। अब देखिए कैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको गिवन शेप है उसको आप बनाइए। हमारे पास गिवन शेप है कुछ इस तरीके का, लाइक दिस। अब इस गिवन शेप में हम क्या ऐसा ऐड कर दें जिससे कि ये कंप्लीट हो जाए शेप। तो यदि मैं इस शेप में एक ऐसा छोटा सा कैविटी के बराबर का गोला और ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एक कंप्लीट स्फीयर मिलने वाला है जो हमारे पास ओरिजिनली प्रेजेंट भी था। तो यहां पे ओरिजिन का ध्यान रखते हुए कि ओरिजिन यहां पर है और ओरिजिन यहां पर है। तो मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से लिख सकता हूं बिकॉज दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब इस शेप की वजह से यहां पर पोटेंशियल, इस शेप की वजह से यहां पर पोटेंशियल और इस शेप की वजह से यहां पर पोटेंशियल जो है वो भी सेम रिलेशन फॉलो करेंगे। तो यहां पर मैं पोटेंशियल मान लेता हूं V1 के बराबर है, यहां पर पोटेंशियल मान लेता हूं V2 के बराबर है और यहां पर पोटेंशियल मान लेता हूं V3 के बराबर है। तो रिलेशन मिलने वाला है दैट V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3। अब ये पोटेंशियल आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, कैसे कि यहां पोटेंशियल निकालना है प्लस यहां का पोटेंशियल मैं लिख सकता हूं कैसे। आप देखिए यहां का मास है m के बराबर, तो यहां का मास कितना हो जाएगा, बिकॉज हम जानते हैं कि मास डेंसिटी इनका बराबर है तो मास प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के, वॉल्यूम का मतलब r³ के। तो ये r³ है और ये m डैश हो जाएगा आपके पास r³/8। तो इसका मतलब ये मास m के बराबर है तो ये मास कितना हो जाएगा m/8 के बराबर। ठीक है, तो यहां पे आपको मिलेगा -3/2। सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल होता है -3/2 gm/r, -3/2 gm/8/r/2। और यहां आपको मिलेगा इसके इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल, तो उसका फॉर्मूला होता है gm/2r³ माइनस में 3r² - r²। तो यहां पे आपको मिलेगा -gm/2r³ और यहां मिलेगा आपको 3r² माइनस r/2 का स्क्वायर r²/4। ये आपको एक्सप्रेशन मिलने वाला है, इसको आप सॉल्व करिए बेटा। तो यहां से मिलेगा V1 माइनस में ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और आपको मिलेगा यहाँ पे -3gm/8r और यहाँ पे आपको मिलेगा 7 4 12 11 11/4 और 11/8 -11/8
GM/R आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसको इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा V1 इज इक्वल टू 3/8 प्लस में माइनस में 11/8 और साथ में है हमारे GM/R। तो आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ GM/R आंसर में। तो माइनस ऑफ GM/R हमें उस पॉइंट पर, कैविटी के सेंटर पर पोटेंशियल मिलने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा फॉर्मूला, जब एक स्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ GM/2R3 3R² माइनस R²। लिख देता हूं यहाँ पे GM/2R3 और यहाँ मिलेगा आपको 3R² माइनस R²। यहाँ पे स्मॉल r है सेंटर से डिस्टेंस, कैपिटल R है उस स्फीयर का रेडियस। समझ गए? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा। ठीक है बच्चों, और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं। ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ। ठीक है ना, 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है। ठीक है ना, ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60 और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का। ठीक है बच्चों, और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना, 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना, किस तरीके से? अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है वो आपको, मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके। ठीक है, तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से? इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है। मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है 17 नवंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच। ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना, 17 नवंबर से। ठीक है ना, 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा, और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का। ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए, इसमें iPad मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है, और ये JBL के
हेडफोन्स हैं और Amazon के वाउचर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अब चलते हैं आगे। सवाल आपसे कहता है कि मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ है लैम्डा के बराबर। मोनोक्रोमैटिक यानी कि सिंगल वेवलेंथ। इंसिडेंट ऑन अ हाइड्रोजन सैंपल इन ग्राउंड स्टेट। सैंपल हाइड्रोजन का जो एटम है वो ग्राउंड स्टेट पर ऑलरेडी रखा हुआ है n = 1 पे, उस पे रेडिएशन गिराई जाती है। तो रेडिएशन गिराते हैं, रेडिएशन का मतलब हुआ कि फोटोन की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। तो उन फोटोन को रिसीव करके हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाते हैं हायर स्टेट में, हायर ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं और वहां पे क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं तो वापस ग्राउंड स्टेट पर आ जाते हैं। तो जब वो हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, इस प्रोसेस को डी एक्साइटेशन कहते हैं। तो इस डी एक्साइटेशन की जो स्टेप्स हैं वो कई तरह के पॉसिबल होते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। एग्जाम्पल ये है कि आपको कोई जोश जोश में चने के झाड़ पर चढ़ा दे या आपको सीढ़ियों पर चढ़ा दे जोश जोश में कि ऊपर जाओ इस सीढ़ियों से। मान लीजिए आपके 10 सीढ़ियां हैं, इस तरीके से सीढ़ियां लगी हुई हैं, बहुत सारी सीढ़ियां हैं और इन सीढ़ियों पे कहा जाए आपको कि यार ऊपर जाओ, ऊपर जो है बड़ा पैसा मिला है, पैसा रखा है, बहुत सारा पैसा रखा हुआ है और आप ऐसे जोश जोश में चढ़ जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहां पैसा नहीं है, कुछ और पड़ा हुआ है। तो फिर आप जब लौटेंगे यहां पर तो आपके पास कई सारी चॉइसेस होती हैं कि आपको यहां से यहां आना है वापस। तो आप चाहें तो एक एक करके आ सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे 2-2 स्टेप करके आ सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट ऊपर से कूद सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस की सहायता से आप नीचे उतर सकते हैं। तो हर एक स्टेप में एक डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ का लाइट जो है वो इमिट होता है। ठीक है, और उस इमिटेड लाइट को ही कहा जाता है, उस इमिटेड लाइट का ही जो वेवलेंथ है वो हमसे पूछा जाता है कई बार सवालों में और हम उसी के हिसाब से उनको एक सीरीज में बांट देते हैं कि एक लाइमन सीरीज है, ये बामर सीरीज है, ये इस तरीके की सीरीज है, इसमें यूवी तरह की लाइट निकलती है, इसमें विजिबल लाइट निकलती है, ऐसे उनको क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, थ्योरी में बताते ही हैं। तो कह रहा है कि ये हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करता है कुछ फ्रैक्शन ऑफ लाइट को और सब्सिक्वेंटली इमिट करता है रेडिएशन 6 तरह की वेवलेंथ। 6 तरह की वेवलेंथ जो है वो इमिट करता है। तो आपको बताना है कि लैम्डा की वैल्यू कितनी रही होगी, ये जो वेवलेंथ है वो कितना रहा होगा। तो देखिए 6 डिफरेंट तरह की वेवलेंथ हैं, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इसका मतलब होता है कि कितनी डिफरेंट तरह की वेवलेंथ वो इमिट कर सकता है डी एक्साइटेशन में। जब ऊपर से कूद रहा होगा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर जब कूद रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो कितनी पॉसिबल स्टेप्स में वो आ सकता है। बिकॉज यहाँ पे हम सैंपल की बात कर रहे होते हैं, तो सैंपल में कोई एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, एक एटम तो है नहीं, तो वहां बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो इसलिए सारे जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अलग अलग रास्ता ले सकते हैं। तो हमें ओवरऑल सैंपल में सारी वेवलेंथ्स दिखाई देती हैं कि भाई कुछ में से 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अलग तरीके से कूद रहे हैं, बाकी के 10 इलेक्ट्रॉन कुछ अलग तरीके से कूद रहे हैं, बाकी के 50 इलेक्ट्रॉन कुछ अलग तरीके से कूद रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस जो है हमें मिल जाती हैं, सारी मिल जाती हैं जितनी पॉसिबल होती हैं। और उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2, डेल्टा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये कितनी है? 6 तरह की लाइंस मिलती हैं। तो डेल्टा n क्योंकि हम ग्राउंड स्टेट पर आ रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि nth हायर स्टेट से वो कूद रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो n-1 और ये आ जाएगा आपके पास n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 के बराबर। तो यहां से आपको मिल जाता है दैट n इंटू n-1 इज इक्वल टू ये 6 है, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। 12 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन n का कितना हो जाएगा आपके पास 4 के बराबर। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन कूद रहे हैं वो n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में कूद रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 4 से, यानी कि ये वाला जो हमारे पास स्टेट है n इज इक्वल टू 4, यहां से इलेक्ट्रॉन कूद रहे हैं n इज इक्वल टू 1 तक। अब यहां से यहाँ कूदने के तरीके काफी सारे हो सकते हैं कि हो सकता है वो एक एक स्टेप लेके उतरे, ऐसे 3 तरह की वेवलेंथ मिल गई। हो सकता है कि पहले वो 2 स्टेप कूद जाए और फिर 1 स्टेप कूदे। हो सकता है कि वो पूरा डायरेक्टली जो है यहां पे कूद जाए,
तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 तरह की वेवलेंथ हमें यहाँ पर मिल रही है। 6 तरह की वेवलेंथ जो है हमें यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक सेकंड, 6 नहीं है, ये तो कॉमन हो गया ना। एक हम ये और लीजिए, आप ये और लीजिए कि पहले 1 और एक साथ 2, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए, 1 2 3 4, इसको हटा दीजिए। ठीक, ये हो गया। अच्छा ठीक है, ये भी ले लो यहाँ से यहाँ। तो 1 2 3 4 5 और ये रहा आपका 6 डिफरेंट तरह की वेवलेंथ हमें यहाँ पे प्राप्त हो रही हैं। तो समझ गए। अच्छा, तो आप निकालने के लिए वेवलेंथ में लिख सकता हूं यहाँ पे लैम्डा का फॉर्मूला, दैट 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर रिडबर्ग कांस्टेंट z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहां से आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, और ये मिल जाएगा आपको r की वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। z जो है हाइड्रोजन के लिए 1 के बराबर है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 16 बाय 15 इंटू 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7, ये आपको मिलने वाला है लैम्डा की वैल्यू, और ये लैम्डा की वैल्यू मिलेगी आपको मीटर में। ठीक है, आप 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपको नैनोमीटर में आंसर मिल जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए आंसर को, आंसर आपका मैच हो जाएगा एक बार में ही। फॉर्मूला याद रखें, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रखें कि 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7, 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपसे कहता है कि हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल रखी हुई है और ग्लास से बनी हुई है, 100 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, सील्ड है दोनों तरफ से सील्ड है, contains 10 centimeter of mercury column in the middle. The temperature and pressure of air on the either side of mercury column are 31 degrees Celsius and 76 centimeter of mercury. If the air column at one end is kept at 0 degrees Celsius and other at 273 degrees Celsius, the pressure of air which is at 0 degrees Celsius in centimeter of mercury, assume no heat flow through the mercury. अब सवाल एक बार सुन लीजिए ध्यान से, कहना क्या चाह रहे हैं कि दो हमारे पास सील्ड ट्यूब्स हैं, एक हमारे पास सील्ड ट्यूब है, एक है, ये रही हमारी सील्ड ट्यूब, ये रही सर, और इसका जो टोटल लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है, 100 सेंटीमीटर। इसके मिडिल में एक 10 सेंटीमीटर विड्थ का एक मरकरी कॉलम है, 10 सेंटीमीटर विड्थ का, ये रहा मरकरी, ये रहा सब मरकरी, और इसका लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो बेटा टोटल जगह है, टोटल लेंथ है 100, 10 ये चला गया, यानी रिमेनिंग पार्ट में एयर भरी हुई है, यहां भी एयर है और यहां भी एयर है, और यहां पे कितना आ जाएगा 45 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा आपके पास 45 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक, कहा गया है कि यहाँ का टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर जो है दोनों जगह बराबर है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अब क्योंकि टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, तो यहाँ भैया टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे, यहाँ का एक जगह का डिक्रीज क्या है, एक जगह का इंक्रीज क्या है, तो जहां का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वहां की एयर एक्सपेंड हो जाती है, वहां की एयर एक्सपेंड हो जाती है। तो मैं मान लेता हूं कि यहां का टेम्परेचर बढ़ाया है तो इस वाले पार्ट की जो एयर है वो एक्सपेंड होगी, और एयर एक्सपेंड होगी, और यहां की जो एयर है उसका टेम्परेचर कम कर दिया है तो वो एयर जो है वो एक्सपेंड नहीं होगी, कह सकते हैं कि वो कंप्रेस होने वाली है एयर टेम्परेचर घटाने पर। और कहा गया है कि ये हीट को कंडक्ट नहीं करता है, ये जो मरकरी का कॉलम है, तो मरकरी कॉलम से हीट थ्रू नहीं जा रही है, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो मरकरी कॉलम की जो विड्थ है वो समान रहने वाली है, बिकॉज मरकरी एक्सपेंड नहीं होगा, मरकरी एक्सपेंड तब होगा जब मरकरी के अंदर हीट जो है पहुंचेगी, और यदि मरकरी के अंदर हीट ही नहीं पहुंच रही है तो मरकरी का जो वॉल्यूम है मरकरी के साथ कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, बट मरकरी का जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो भाई यहाँ का टेम्परेचर मान लेता हूँ बढ़ा दिया है, तो मरकरी जो है लेफ्ट साइड में जो है शिफ्ट हो जाने वाला है, तो मैं मान लेता हूँ कि मरकरी जो है यहाँ पे आ चुका है, ये इसका लेंथ अभी भी 10 सेंटीमीटर के बराबर है, 10 सेंटीमीटर, और ये वाले पार्ट की लेंथ मान लेता हूँ L के बराबर है,
और ये वाले पार्ट की लेंथ मान लेता हूं मैं 90 माइनस एल के बराबर है। टेम्परेचर देखिए कितना कितना बढ़ा है, 273 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में लिखना स्टार्ट करते हैं भाई, केल्विन में कर दीजिए इसको, तो 273 ऐड कर देंगे तो 3 और 3 6, 7 7 14, 4 1 4 5, 546 डिग्री 546 केल्विन। सो 5 ठीक क्या है ना, 3 और 3 6, 7 7 14 4 और एक 546 केल्विन, 546 केल्विन है। प्रेशर पता नहीं, लेट्स से P2 कह देता हूं मैं इसको, यहाँ पे P1 कह देता हूं इसको, और यहाँ का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन के बराबर कर दिया है। ओके, अब बात करें यहाँ पे कि पहले था 31 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस को 273 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 प्लस 273, तो 3 और 1 4, 7 और 3 10 और एक आ गया 3 31, तो आ गया 304। तो 304 केल्विन हो गया हमारे पास, 304 केल्विन, यहाँ पे भी 304 केल्विन के बराबर हमें पास केल्विन में टेम्परेचर पता चल गया है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से कि बाद में इक्विलिब्रियम आ चुका है, और इक्विलिब्रियम आ चुका है इसका मतलब लगने वाले सारे फोर्सेस जो हैं मरकरी कॉलम पे 0 के बराबर होने वाले हैं। तो जितना फोर्स ये वाला पार्ट लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये वाला पार्ट लगा रहा होगा। एरिया दोनों तरफ बराबर है तो मैं कह सकता हूं प्रेशर भी दोनों तरफ बराबर आ चुके होंगे। तो इसका मतलब जो P1 है वो किसके बराबर होगा, P2 के बराबर होगा। लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता है और वही हमें निकालनी है, लेकिन प्रेशर बराबर है इतना पता चल गया। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे मरकरी का कॉलम है बीच में, तो इसका मतलब कह सकता हूं कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के जो मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं, एयर की जो क्वांटिटी है वो भी समान रहने वाली है। तो इस वाले पार्ट में जितना एयर के मोल्स थे और इस वाले पार्ट में एयर के जितने मोल्स थे वो बराबर रहने वाले हैं। सिमिलरली यहाँ जो मोल्स थे उतने ही मोल्स यहाँ पे रहने वाले हैं। अच्छा, इन दोनों में तो बराबर ही मोल्स थे, तो इसके मोल्स बराबर इसके मोल्स बराबर इसके मोल्स होने वाले हैं। तो भैया लगाइए, मोल्स को बराबर कर दीजिए। तो मोल्स को बराबर आप करेंगे तो आपको मिलेगा, इसके मोल्स देखिए कितने आएंगे, आपको मिलेगा यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स में PV = nRT होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो P1 V1 T1, P1 V1 by T1, P2 V2 by T2 एंड P3 V3 by T3 बराबर आने वाले हैं। तो यहाँ का प्रेशर है 76 मिलीमीटर और यहाँ का वॉल्यूम है हमारे पास, एरिया मान लेता हूँ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A के बराबर है और इनटू इसका लेंथ है हमारे पास 45 सेंटीमीटर और डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना है हमारे पास, टेम्परेचर है 304 केल्विन के बराबर, इज इक्वल टू यहाँ का, तो प्रेशर यहाँ का P1, एरिया यहाँ का A, लेंथ यहाँ का L डिवाइडेड बाय T डिवाइड बाय T कितना है हमारे पास 273 केल्विन, 273 केल्विन। और इसको बराबर कर दीजिए इसके मोल्स के, तो कितना जाएगा आपके पास, प्रेशर है हमारे पास यहाँ P और यहाँ का एरिया है हमारे पास A और यहाँ का लेंथ है हमारे पास 90 माइनस L और डिवाइड में कर देंगे यहाँ पे आपको टेम्परेचर विच इज 546। तो आप इन दोनों से ही काम चला सकते हैं, तो आपको यहाँ से लेंथ मिल जाएगा और यहाँ से देखें, हाँ ठीक है, इन दोनों को यदि आप बराबर कर देंगे तो 273 से 546 चला गया 2 बार, A से A चला गया, P से P चला गया, तो आपको मिल जाता है यहाँ से 2L = 90 माइनस L, यहाँ से मिल जाएगा आपको 3L = 90, L मिल जाएगा आपको 30 के बराबर। तो 30 सेंटीमीटर आपको लेंथ मिल चुका है और लेंथ मिल चुका है तो भैया आप निकाल सकते हैं प्रेशर निकाल सकते हैं आराम से। आप क्या करिए, इन दोनों को जो है इक्वेट कर दीजिए, अब की बार इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ पे 76 इंटू एरिया इंटू 45 डिवाइडेड बाय 304 इज इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा प्रेशर P इंटू P1 इंटू A इंटू लेंथ विच इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में चल रहे हैं सारे, ये सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में चल रहा है, ये भी सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में निकालना है और नीचे आपके पास है 273। तो यहाँ एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो चुका है तो आपको P1 की वैल्यू मिल जाती है 76 इंटू 45 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 304 इंटू 30। तो ये आपको P1 की वैल्यू पता चल जाती है कि प्रेशर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस वाले चैम्बर में और उतना ही प्रेशर उस 273 डिग्री सेल्सियस वाले चैम्बर में भी होने वाला है। कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है,